जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। दोस्तों रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जो अपडेट है वो बीपीएससी शिक्षक बहाली को ही लेकर है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 का इंतजार कर रहे हैं एग्जाम होने का और बीपीएससी टीआरई 4 के जो नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी ये सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हाल के ही दिनों में एक जो नियामली हमारी बिहार शिक्षक भर्ती नियामली 2023 को लेकर कुछ यहाँ पर कमेटी बनाई गई है। उसको लेकर एक यहाँ पर जो है लेटर भी वायरल किया गया। एक लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से आया गया। यहाँ पर इस लेटर में एक ही चर्चा हो रही थी कि स्थानांतरण और पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने एक कमेटी बनाई है और ये 4 सदस्यीय कमेटी है। तो क्या यहाँ पर ये नियामली में कुछ छेड़छाड़ होगा या नियामली में बदलाव होगा? किसको फायदा हो सकता है? अंतर जिला शिक्षकों को क्या फायदा हो सकता है या महिलाओं को फायदा हो सकता है जो महिला शिक्षक बन चुकी हैं, या आने वाली जो शिक्षिका है उनको फायदा हो सकता है इस नियमावली का? इसके बारे में हम जानेंगे और एक लेटर भी दिखलाएंगे और हमारे जो नियमावली है वो भी आपको यहाँ पर दिखलाएंगे कि क्या चीजें लिखी गई थी और उस पर क्या चीजें हो रही है या नहीं हो रही है। वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी यहाँ पर विचार हो रहा है और जस्ट 15 दिन के बाद कमेटी अपना रिपोर्ट देगी और ये रिपोर्ट जब जाएगा यहाँ पर रिपोर्ट के बाद एक फैसला आएगा और फैसला जब आएगा तो उसके बाद ही यहाँ पर जो या तो आप क्षमता परीक्षा से पास होकर आ रहे हैं या पीपीएससी से पास होकर आ रहे हैं, क्योंकि सबको अंततः जो है यहाँ पर बिहार का एक विशिष्ट शिक्षक बनना है। तो आप सक्षमता परीक्षा, जैसे सक्षमता परीक्षा कौन दे रहा है? सक्षमता परीक्षा वो शिक्षक दे रहे हैं जो कि नगर निकाय, प्रखंड लेवल या पंचायत लेवल से यहाँ पर जो है नियुक्त होकर शिक्षक बने हुए थे। तो अब वो सक्षमता परीक्षा देकर जो है विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तो उनके लिए भी ये नियमावली क्या कार्य करेगी, तो इसके बारे में भी बताएंगे हम आपको। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए ये खबर आने वाली है, 15 दिन और इंतजार करना है। और क्या है आखिर प्रोविजन पीरियड, है ना? बीपीएससी शिक्षकों के लिए प्रोविजन पीरियड 2 साल का रखा गया था ना। मैंने आपको नियमावली जब पढ़ के बताया था उस समय भी जानकारी दी थी। तो क्या है प्रोविजन पीरियड, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल आपका आ रहा था। लगातार जो ट्रांसफर के लिए बीपीएससी शिक्षकों ने विभाग को आवेदन दिया है उस पर क्या फैसले आने वाले हैं? और खासकर देखिए जो दूर के इलाकों में पोस्टिंग होने जा रही है ना, दूर के इलाकों में पोस्टिंग से मतलब क्या है यहाँ पर कि कुछ महिलाएं हैं ऐसी जो कि अपने जिला से निकलकर जो है बीपीएससी के माध्यम से गई, उनको कई दूर दराज क्षेत्रों में उनका पोस्टिंग कर दिया गया। तो क्या वो परेशानी को दूर किया जाएगा? यहाँ पर दूरस्थ इलाकों की पोस्टिंग से सभी परेशान, विभाग ने ट्रांसफर नीति को संशोधन करने का पहल भी किया है। और आपको बता दें कि देखिए सक्षमता परीक्षा जो पास भी कर रहे हैं शिक्षक, उनका भी ट्रांसफर को लेकर नया पॉलिसी के साथ बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए भी यहाँ पर बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। तो जो 4 सदस्यीय टीम बनी है वो किन बिंदुओं पर बनी है, उनकी क्या समीक्षाएं हो रही है, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एसीएस एस सिद्धार्थ ने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण संकेत भी दिया है इन सभी चीजों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या है अपडेट। और जुलाई के अंत तक मैं अभी आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावनाएं हैं आपको यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम उस नोटिफिकेशन को दिखलाना चाहेंगे कि जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आया हुआ है और ये नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट करके दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि ये आदेश है किसका, तो कार्यालय का आदेश आया हुआ है यहाँ पर कि इस आदेश को फॉलो करें। शिक्षा विभाग के अंतर्गत पहला आदेश है कि बिहार शिक्षा सेवा जो प्रशासन और उप संवर्ग के कैडर से पुनर्गठित है तो उनको उनके लिए भी एक आदेश है। और शिक्षकों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर और पद स्थापन जो कि शिक्षक यहाँ पर टीआरई 1 के जरिए या टीआरई 2 के जरिए यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, उनके पद स्थापन को भी लेकर और उनके ट्रांसफर को भी लेकर यहाँ पर बातें हो रही है। और तीसरा है अपडेट यहाँ पर कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त तथा अवकाश तालिका में निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में ये निम्न रूपेण एक समिति का गठन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इनके लिए तो हो ही रहा है कार्य। कुछ शिक्षा सेवक है यहाँ पर बिहार में, जो शिक्षा सेवा है उनमें भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्यरत है, तो उनके लिए भी यहाँ पे पुनर्गठन एक कैडर बनाया जाएगा, इसका भी आदेश आया है। और बिहार में जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर भी यहाँ पर कुछ अपडेट दिए गए हैं, जिसके लिए ये 4 सदस्यीय टीम जो है गठित की गई है।
अब इसमें एक लाइन और है कि अनुकंपा के आधार पे। अब अनुकंपा के आधार पे वैसे शिक्षक या वैसे शिक्षिका जिनके की उनके सर्विस के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उनकी जगह पे उनके जो आश्रित हैं, उनको जो नौकरी मिलती है, उनको अनुकंपा हम कहते हैं। तो उनके आधार पे जो नियुक्त होने वाले हैं, उनका भी यहाँ पर जो है सोचा जाए, विचारा जाए और शिक्षा विभाग ने इसके भी ऊपर एक गठित किया है टीम यहाँ पर। तो ये जो है सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, राज्य परियोजना निदेशक पटना, प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना और जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना, इन सब के अध्यक्ष और सदस्यों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है और ये जो है 15 दिन के अंदर उक्त बिंदुओं पर विचार करने का यहाँ पर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। तो इनको एक आदेश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर, तो 15 दिन के अंदर आपके ट्रांसफर वाले मुद्दे को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आने वाली है। अब ये खबर किन-किन के लिए अच्छा हो सकता है? क्या अंतर जिला जो शिक्षक हैं, अंतर जिला ट्रांसफर का सोच रहे हैं कि मतलब अपने जिला में है तो, लेकिन अब उनके ब्लॉक में उनका जो है ज्वाइनिंग नहीं है, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया है, तो क्या उनको मिल पाएगा? तो इन्हीं सभी चीजों को समझना है। तो हम आपको लेकर चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। पहले तो ये आप देखिएगा यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई थी, और ये अधिसूचना देखिए 2023 का नियमावली वाला है। ये मैंने आपको बहुत पहले ही दिखलाया था, है ना? इसमें सारे नियम वही बताए गए हैं जो कि इस बिहार सरकार के नियमावली के तहत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के बारे में चर्चा होगी, स्थानांतरण के बारे में चर्चा होगी, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्तों के बारे में चर्चा होगी। नियमावली 2023 यही कही जाएगी। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर सारी चीजें गठित हो रही है। अब ये जो 4 सदस्यीय टीम गठित हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। ये परिभाषाएं यहाँ पर बताई गई है कि ये किन-किन चीजों पर जो है ये डिसीजन ले सकती है, जो ये हमारा नियमावली है। तो देखिए, हमारा जो इसमें शिक्षक होंगे, प्राथमिक होंगे, माध्यमिक होंगे, है ना? और माध्यमिक होंगे, उच्च माध्यमिक होंगे, इन सब के लिए डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी डिसीजन ले सकती है ये नियमावली जो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर निकाय के द्वारा या संवर्ग के द्वारा या फिर नियुक्ति प्राधिकार या जो अनुशासनिक प्राधिकार या अपीलीय प्राधिकार के द्वारा बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर शिक्षक भर्ती में। तो ये बार-बार जो नियमावली चेंज की गई, शिक्षकों का नियुक्ति किया गया पिछले कई वर्षों में, तो उनके जरिए भी जो शिक्षक आए हैं, उनको यहाँ पर सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है और उनको भी इसी श्रेणी में रखकर जो भी उनका ट्रांसफर का रूल होगा, वो फॉलो यहाँ पर किया जाएगा। तो सभी के लिए ये है, सभी के लिए नियमावली है। तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा-सा नीचे आएँगे और चूँकि देखिए इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें में क्या कही गई है बातें। तो आप पैरा नंबर 10 पे आइएगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक लिखा गया है परिवीक्षा की अवधि, ठीक है? इसमें क्या कहा गया है तो इसको समझने का हम कोशिश करते हैं कि सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापक, यानी कि बीपीएससी की बात हो रही है, उनके लिए परिवीक्षा अवधि यानी कि जो प्रोविजन पीरियड होगा, योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी। तो मैंने जैसा कि आपको कहा ना कि जो प्रोविजन पीरियड होगा आपका यहाँ पर, है ना? कि ये आपका 2 साल का होगा, 2 वर्षों का होगा और यहाँ पे जो हो परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाया गया अगर, तो उस दिशा में आपको हटाया नहीं जाएगा। परिवीक्षा की अवधि को 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो इस नियमावली के तहत आपको 3 साल का प्रोविजन पीरियड कर दिया जाएगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उसे सेवा मुक्त कर सकेगा। तो ये हमारा पहला नियम है, ठीक है? इसको समझिएगा। आपको जब 3 साल का प्रोविजन पीरियड में भी आप जो संतोषजनक कार्य नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद नियुक्ति प्राधिकार ऐसे अध्यापक को पहले एक सूचना देगी, सुनवाई करेगी उसके ऊपर और उसके बाद ये फैसला लेगी कि उसको सेवा मुक्त हम कर सकते हैं। तो इस अवधि में ये जो शिक्षक है बाहर हो सकते हैं। तो इससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन प्रोविजन पीरियड से संबंधित था, इसलिए मैंने ये सूचना आपको बताई। अब जो सब प्रोविजन पीरियड है आपका, उसमें विद्यालय अध्यापक को विभाग के द्वारा विहित सांख्यिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। जैसे कि आपके बीच-बीच में देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी होंगे। अब आपको जैसे कि अभी बीच में क्या हो रहा था कि सक्षमता परीक्षा देने को लेकर बहुत सारे लोग जो है विरोध कर रहे थे। तो ऐसी बीपीएससी शिक्षकों का भी परीक्षा होगा, है ना? और ये बोला गया है कि प्रोविजन पीरियड में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांख्यिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। आप लोगों को यहाँ पे सफलतापूर्वक पास करना होगा या पूरा इसको देना ही होगा।
प्रशिक्षण का कैलेंडर और पाठ्यक्रम विभाग के द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा, जो कि शिक्षा विभाग ही देगी इसके लिए। तो ये तो खैर आपको फॉलो करना ही होगा, इसके लिए आप विरोध नहीं कर सकते। और इसी चलते जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर शिक्षक जो अपील किए थे कि सक्षमता परीक्षा हम नहीं देंगे, वो हार भी गए थे केस। ठीक है, अब संपुष्टि क्या कही गई है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा कि परीक्षा अवधि यानी कि जो आपका यहाँ पर हमारा प्रोविजन पीरियड है, संतोषजनक रूप से पूरा करने और प्रशिक्षण सफलता पूरा करने और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकती है। मतलब कि आपका जो है नियुक्ति जो है हो जाएगा, उसके बाद भी है ना संतोषजनक आप है तो, और आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक हो गया, उसके बाद आपका कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आपका यहाँ पे नौकरी बना रहेगा। वरीयता की सूची भी बताई गई है, यहाँ पे समझिएगा इसको। जो प्राथमिक और माध्य विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के विषयवार समेकित वरीयता सूची होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची अलग-अलग होगी। आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप ही होगा। तो ये तो जानकारी पहले से आपको पता ही है कि जो भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे ही किया जा रहा है। तो ये वरीयता की सूची उसी प्रकार दी जाएगी, आप प्राथमिक हैं, माध्यमिक हैं, किसके लिए है। स्थानांतरण की बात हम आ रहे हैं, चूंकि ट्रांसफर के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा इन सभी चीजों को। विद्यालय अध्यापक का पद स्थानांतरणीय होगा, यानी कि इनका ट्रांसफर हो सकेगा। अब जो ट्रांसफर है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय विभाग या प्रशासनिक विभाग के द्वारा स्थानांतरण के नियमित समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सके। तो ये नियुक्ति प्राधिकार है, वही यहाँ पर 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। अब उन्हीं को ये कार्य दिया गया है जो कि इनके पद स्थापन को लेकर विचार कर रहे हैं। अब ये विचार कैसे होगा, तो सबसे पहले विद्यालय अध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण कैसे होगा, उनकी इच्छा के आधार पे होगा, यानी ऐच्छिक। तो शिक्षकों का ऐच्छिक भी यहाँ पे पूछा ही गया है भाई, सक्षमता परीक्षा में आपसे आपका ऐच्छिक जिला पूछा गया है। तो ये उनकी ऐच्छिक को लेकर पहली चीज प्रशासनिक, और जो प्रशासनिक यानी कि जो प्रशासन समझेगा चीजों को, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं हमारी शिक्षा विभाग की वो, और शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे शिक्षक का अच्छा नंबर आया है तो उनको उनका जिला दिया गया है ना, सक्षमता परीक्षा दिए हैं जैसे कि, तो उसी तरह ये अंतर जिले वाले जितने भी शिक्षक होंगे जो चाह रहे हैं कि उनको उनके ही होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए या ब्लॉक में ही मिल जाए या फिर उनके ही गांव में मिल जाए, जहां पे भी वो मतलब अभी ट्रांसफर हो रहा है उनका, तो ये उनके लिए एक बेनिफिट है कि अगर अच्छा नंबर आपका है तो स्थानांतरण में ऐच्छिक और प्रशासनिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण को देखा जाएगा और उसी से आपका ट्रांसफर हो सकेगा। इसके लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालय के संदर्भ में सक्षम पदाधिकार निदेशक प्राथमिक शिक्षा होंगे, और वही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में देखा जाए तो सक्षम पदाधिकार निदेशक जो होंगे वो माध्यमिक शिक्षा ही होगा। तो ये तो पहले से ही यहाँ पर डिसाइडेबल है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किस संवर्ग में हैं, किस क्लास के लिए टीचर हैं, है ना। और अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता को यहाँ पे स्थानांतरण जिला में उनकी नियुक्ति वर्ष से संबंधित विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता भी दी जाए। देखिए जो लोग पहले से कार्यरत हैं, जो लोग यहाँ पर वरीयता उनको दी जाएगी स्थानांतरण में, ट्रांसफर में, जैसे कि बहुत सारे सालों से अपने जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अब वो वहां से जा नहीं सकते हैं चीजों को लेकर, तो ये सब कुछ विचार किया जाएगा इस पे। नियुक्ति वर्ष जो लिखा गया है कि नियुक्त वर्ष से संबंधित विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता को जांचा जाएगा। अब यहाँ पर एक ही चीज होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम रोहतास जिला से हैं और यहाँ पे शिक्षकों की कमी जो है ज्यादा है, मतलब कि कमी नहीं है, यहाँ पे शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। और वहीं पे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का अगर बात आ जाए, यहाँ पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में उसी सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि वरीयता की बात हो रही है और विषयवार भी बात हो रहा है, तो अगर उसी सब्जेक्ट को लेकर औरंगाबाद में शिक्षकों की कमी है, तब उस स्थिति में जो रोहतास में अंतर जिला में रहने वाले जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर होकर औरंगाबाद भेजा जा सकता है। ये जिला ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जिला के अंदर ही, जैसे कि मान लीजिए कि आप रोहतास जिला में किसी प्रखंड में है, किसी पंचायत में है और आपको चाहिए कि हम ब्लॉक में जाएं जहाँ पे हमारा घर है, तो उस स्थिति में आपको वरीयता दी जाएगी आपकी कार्य अवधि के आधार पर, है ना। यहाँ बोला गया है कि वरीयता स्थानांतरण जिला के उनके नियुक्ति वर्ष के संबंधित विद्यालय अध्यापक के विषयवार वरीयता के
अनुरूप यहाँ पे वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों। और देखिए अनुशासनिक कार्रवाइयों के ऊपर भी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया गया था कि बिहार के सरकारी सेवक और समय-समय पर उनका यथावत संशोधन किया जा सकेगा। निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्ति होने वाले विद्यालय अध्यापक पर प्रभावी भी रहेगा। तो ये भी आपका चीज़ है ना? और अनुकंपा के आधार पे जो लोग नियुक्त हुए हैं कि इसमें जो भी नियमावली के अधीन नियुक्ति विद्यालय अध्यापकों का सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान अधिसूचित किया जा सकेगा। यानी कि सपोज़ मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं और आपके किसी कारणवश भगवान न करे मृत्यु हो जाती है, तो जो आपके आश्रित होंगे, वो यहाँ पर जो है आपके जगह पर नौकरी ले सकेंगे अगर वो एजुकेटेड होंगे आपके उस पोस्ट के अधीन तो। नहीं तो एज़ ए वहाँ पर अदर पोस्ट होगा शिक्षा विभाग में, तो वो वहाँ पे उनको दिया जा सकेगा। ये अनुकंपा का जो कि रूल रहा है पिछले कई वर्षों से, तो वही चलता आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और उनका आचरण वगैरह सब कुछ देखा जाएगा, शिकायतों को भी यहाँ पे ध्यान में रखकर नियमावली बताई गई है ना? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि अपडेट की गई थी दोस्तों। इसलिए जो है ये आपको लेटर जो है निकाला गया और ये 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया ताकि ट्रांसफर को लेकर जो है यहाँ पर सारी बातें समझाई जा सके और 15 दिन का यहाँ समय दिया गया है समिति के द्वारा 15 दिन का समय दिया गया है। अंतः बिंदुओं पर विचार करने के लिए यहाँ पे प्रतिवेदन करने को लेकर समर्पित करेगी। तो इसमें ये चीज़ें मानी जा रही है कि जो अंतर जिला ट्रांसफर का रूल है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा देखा जा रहा है, तो महिलाओं को मिल सकता है। और जो भी शिक्षक हैं जो कि विषयवार उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रखा है ना? और वो वरीयता के आधार पे उनको ट्रांसफ़र मिलेगा, तो जो ब्लॉक या फिर जो पंचायत में वो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र मतलब बना रहे, स्थानांतरण बना रहे, पदस्थापन बने रहे, तो उनको फ़ायदा ये हो सकता है, अगर ये विचार बताया जा रहा है। तो ये छोटी-सी सूचना थी, जो कि हमें आप तक साझा करनी थी इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।